साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसमें मेरे कोर्स में मिल जाएगा ये। तो बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? नहीं, दवाई ले रहा था भाई मैं, अभी दवाई ली और बाकी चीजें ली। हाँ, मैं आप लोगों को एक खबर बता दूं कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 20 घंटे का लगभग एक कोर्स। एपीएफसी के लिए कई बच्चे दबाव डाल रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें मैथ्स रीजनिंग आपका मेरे पर मिल जाएगा, साइंस जनरल साइंस मेरा मिल जाएगा। मैं वो पोर्शन चाहता हूँ जो मार्केट में नहीं है, जैसे लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंश्योरेंस। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर रहेगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस। एपीएफसी का जो एग्जाम तो लगभग 4,000 रुपए वाले प्राइस में पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसमें मैं वो सेगमेंट कवर करना चाहता हूं जो कहीं नहीं होगा। तो तैयार रहिएगा, जल्द ही इस पर आपको अप्रैल के महीने में बैच मिलेगा मेरा। मैराथन आएंगे बिल्कुल वंदना। कल इकोलॉजी इन्वायरमेंट का फाइनल रिकॉर्डिंग हो जाएगा और मंगलवार को मैराथन मिल जाएगा। एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एओ और जो एपीएफसी वो अलग अलग पेपर होंगे, मैं बता दूं, ये अलग पेपर होगा, ये अलग पेपर होगा। और एपीएफसी का क्लास लूंगा मैं। मैथ्स में मेंसुरेशन मत करिए, क्योंकि 2 सवाल 3 सवाल के लिए कितना पढ़ोगे। हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा सीसेट में। और अगर आप लोग मेरे साथ, ऐसे लोग जरा हाथ खड़ा करें जो मेरे साथ पहली क्लास से हैं। ग्रेजुएशन, खुशबू ग्रेजुएशन। मैं आपको एक, जो भी लोग पहली क्लास से हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या बदलाव उनके सीसेट में आया है। क्या उन्हें कहीं से कहां तक ऐसा लगा कि, मतलब जैसे जो चीजों की अफवाहों की बातचीत होती है कि ऑनलाइन में चीजें ऐसी होती हैं, या बस नाम मात्र के लिए खत्म करवाने की बात होती है। आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, डाटा सफिशिएंसी हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, हर चीज पर पूरी प्रॉपर तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि आप, जैसे एक जो शिकायत होती है कि सर एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया, दूसरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, यहां तो वो टेंशन ही नहीं है। आरंभ भी हम है और अंत भी हम है। और कोई भी सब्जेक्ट आपको लगा हो, मतलब कोई एक ऐसा चीज लगी हो कि सर नहीं आपने रीजनिंग बढ़िया किया था पर मैथ्स उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब कोई एक सेगमेंट जहां आपको लगे कि नहीं यहां जल्दबाजी की गई है, पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, तो तब आपको लगा पीएफओ के लिए एपीएफसी का फॉर्म जरूर। अब एपीएफसी पर मैंने क्लास ले लिया है। जिन लोगों को अभी भी एपीएफसी और ईपीएफओ के बारे में नहीं पता, आज 17 मार्च आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। ये फॉर्म सभी को भरना है। और अगर कुछ ओटीआर है तो ओटीआर अगर रेडी है तो बस फॉर्म फिल करने में 10 मिनट लगेंगे। और इसके बारे में मैंने जानकारी एक वीडियो में दी है यूट्यूब पर। अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते, बाकी बिल्कुल इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। तो शुरू करते हैं क्लास को अभी। नहीं, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, हो सकता है 3 साल के बाद वैकेंसी आए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एज। प्रॉब्लम ऑन एज, वही सारे डॉक्यूमेंट जो उधर थे। बढ़िया बढ़िया रोशन।
तो प्रॉब्लम ऑन एज छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 टाइप के सवाल है और इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे नंबर सिस्टम पर। प्रॉब्लम ऑन एज पर बेसिकली 3 टाइप में, पहला टाइप जो है कि आज से इतने साल के बाद एज पहले कितना गुना हो जाएगी। दूसरा जो आता है वो फादर और सन वाले जो रिलेशंस होते हैं, और तीसरे टाइप जो आते हैं जिसमें रेशियो की बातचीत आती है। तो हमें इन 3 टाइप को कवर करना है। प्रॉब्लम ऑन एज में जो मैक्सिमम सवाल होंगे, मैं वो सारे टॉपिक बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, पर अभी खत्म होने दो ना पूरा कंप्लीट। प्रॉब्लम ऑन एज में अगर हम बातचीत करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले मैं मेथड दूंगा आप लोगों को, लेकिन बेस्ट तरीका इसका है बाय ऑप्शन। प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चनों को आप बाय ऑप्शन हल करिए, बहुत ही बेटर तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे बाय ऑप्शन के। तो पहला सवाल लिखना प्रॉब्लम ऑन एज पर। रोहन की आयु 10 वर्ष के पश्चात, रोहन एज आफ्टर 15 ईयर, रोहन की आयु 15 वर्ष के पश्चात अपने 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना हो जाएगी। रोहन्स एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 year ago। Rohan's age after 15 years will be 5 times of his age 5 year ago। The present age of रोहन, तब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो रोहन की जो एज है 15 साल के बाद अपने 5 साल पूर्व की आयु का 5 गुना हो जाएगी। तो कभी भी ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे कि माना प्रेजेंट एज रोहन की 10 साल है, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, क्षमा चाहूंगा, 1 साल है, 1 वर्ष है, प्रेजेंट एज है x ईयर। तो हमें एक इक्वेशन बनाना होगा कि भाई 15 साल के बाद रोहन x + 15 का होगा और 5 साल पहले वो x - 5 का होगा। अब 5 गुना हो जाएगी किसका, जो छोटा होगा उसमें गुना करना है। तो 5 साल पहले वो छोटा होगा, उसके 5 गुना करने पर वह 15 साल के बाद के बराबर की आयु के हो जाएगा, क्योंकि 15 साल के बाद वो अपने 5 साल की आयु का 5 गुना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 15 + 25 5x - x, तो x की वैल्यू आ गई 40/4। हम कहेंगे कि वर्तमान आयु 10 वर्ष की होगी।
मैंने कहा था कि बाय ऑप्शन, जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो ऑप्शन में दिया हुआ था 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, तो बाय ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो 15 साल के बाद रोहन 25 साल का हो जाएगा, 5 साल पहले वो 5 साल का होगा। क्या वो इसका 5 गुना है? अगर हां, तो हमने जो सोचा बिल्कुल सही है। तो 4x बराबर 40, तो x की वैल्यू 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? बाय ऑप्शन भी बढ़िया तरीका होता है और जल्दी उत्तर आता है इसमें। अब आप ट्राई करिए टाइप 1 में इस सवाल को। ऑप्शन में माना कि 10 पहला ऑप्शन सही था, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन सही था, तो 15 साल के बाद वो 25 साल का होगा। 5 साल पहले वह 5 साल का रहा होगा। अगर हम 12 के साथ इसको करते तो देख लो, 15 साल के बाद वो 27 साल का होगा। 5 साल पहले वो 7 साल का रहा होगा। तो क्या वो 5 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 साल पहले वो 7 साल का रहा होगा ना। चार क्यू, कहां पर 4 आपको दिख रहा है? मैंने कही 4 तो लिया नहीं है, तो 4x आया है ना यहां पर। ये 4x तो आया था, 5 में से एक x गया, तो लिखिए भला। Mohan's age after 8 years, 8 वर्ष के पश्चात Mohan's age after 8 years will be twice of his age 4 year ago। 8 वर्ष के पश्चात मोहन की आयु 8 वर्ष के पश्चात मोहन की आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष के पश्चात मोहन की आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना हो जाएगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन? तब मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 45 सेकंड है आपके पास।
बढ़िया। तो हम कहेंगे कि वर्तमान एज माना x है, तो 8 साल के बाद x प्लस 8 का 4 साल पहले x माइनस 4 उसका 4 गुना 4x माइनस 16 8 प्लस 16 24 सॉरी 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 2x माइनस 8 8 प्लस 8 2x माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 16, या 8 साल के बाद वो 24 का होगा, 4 साल पहले 12 का, 2 गुना करने पर मिल जाएगा। हो जाएंगे टाइप 1 में, या और प्रैक्टिस कराओ? बिल्कुल सिंपल टाइप है, लिखो फिर टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 में पिता और पुत्र वाले सवाल आते हैं, जो कि थोड़े माने जाते हैं कि दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को लिखना। 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु का 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। रोहित was 4 times old as his son 8 years ago. Rohit was 4 times as old as his son 8 years ago. 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। आफ्टर 8 years 8 वर्ष के पश्चात रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 8 वर्ष के पश्चात रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। रोहित was 4 times as old as his son 8 years ago. 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 8 वर्ष के पश्चात रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। What is the present age of what are their present age? तब इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ध्यान से सीखना। देखो कि अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे सवालों को, तो वहां एक्स और वाई का मेथड बनाया जाता था कि माना रोहित की आयु एक्स है, मतलब पिता की आयु एक्स है, तो पुत्र की वाई, सन की वाई मान लेते थे। तो यहां हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी मेथड है। अगर आप जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं तो आप मानेंगे सपोज 8 years ago
एज ऑफ रोहित सन इज एक्स। 8 साल पहले की, आज की नहीं, 8 साल पहले की रोहित के बेटे की एज हमने मान ली कि एक्स थी, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग रोहित की एज हो जाएगी 4x की। अगर सन x का है तो रोहित 4x का होगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा था। अब वो कह रहा है कि आज से 8 साल बाद, तो 8 साल पहले से कितने साल के बाद? हम कहेंगे 16 साल के बाद। रोहित हो जाएगा 4x प्लस 16, पुत्र हो जाएगा x प्लस 16। क्यों? आज से 8 साल बाद मतलब पुराने 8 साल पहले से 16 साल बाद, और तब वो पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। 4x प्लस 16, 2x प्लस 32, 4x माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। हम कहेंगे कि पुत्र 8 साल पहले, 8 साल पहले 8 साल का था, मतलब आज 16 साल का होगा। पिता 4x था 8 साल पहले, तो मतलब 8 गुना 4, 32 का 8 साल पहले था, आज 40 साल का है। तो रोहित इस समय 40 साल का और पुत्र 16 वर्ष का है। बाकी अगर आप बाय ऑप्शन हल करना चाहें, 40 और 16 वर्तमान एज ऑप्शन में दी होगी, ऑप्शन में दी होगी। तो 8 साल के बाद दोनों लोग 48 और ये 24 का हो जाएगा। 8 साल पहले 32 और ये 8, यहां 4 गुना है, यहां 2 गुना है। तो हम कहेंगे जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेटर लगे वो आंसर आप चुनिए। नहीं, एक्स और वाई वाला मेथड बहुत लेंदी जाएगा। बत्तीस में से 16 गए तो 16 आएगा ना। माना कि 8 साल पहले पुत्र की एज एक्स की थी, तो पिता 4x का होगा। 8 साल के बाद मतलब उस जमाने से 16 साल के बाद 2 गुना, तो x आ गया 8 का। तो 8 साल पहले वो 8 का था, तो आज 16 का होगा। 8 साल पहले पिता 4 गुना 32 का होगा, तो आज 40 साल का होगा। बाकी आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन दिए गए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये हमने 8 साल पहले की एज मानी, तो आज से 8 साल बाद मतलब उस समय से 16 साल बाद। ये वर्तमान में 40-16 का कोई रिलेशन थोड़ी दिया है, वर्तमान में 40-16 का रिलेशन थोड़ी दिया है। 8 साल बाद का रिलेशन दिया है कि 2 गुना हो जाएगा। 8 साल पहले का रिलेशन दिया था कि 4 गुना हो जाएगा। 8 साल पहले वो 32 का था, पिता 32 का 4 गुना था, तो आज कितने का होगा?
अगर दो वेरिएबल से निकालना है तो माना पिता की आयु x की है, पुत्र की आयु y की है। वर्तमान में 8 साल पहले वो x माइनस 8 y माइनस 8 होंगे, तो 4 गुना। एक इक्वेशन यहां बनाई जाएगी। दूसरा इक्वेशन 8 साल के बाद पिता और पुत्र 2 गुना, यहां एक इक्वेशन बनेगी। फिर उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा। आप YouTube पर मनीष सर्च करो, मेरे नाम से मिल जाएगा गारंटी। YouTube पर केवल नाम डालकर सर्च कर दो। एक ट्राई करो। फादर वॉज 3 times as old as his son 10 year ago। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का 3 गुना थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का 3 गुना थी। फादर वॉज 3 times as old as his son 10 year ago। After 10 years, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। 10 वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। After 10 years, father will be twice as old as his son। 10 वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। What are their present age? तब इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे कि 10 साल पहले पुत्र x का होगा तो पिता 3x का होगा। 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद मतलब उस जमान आज से 10 साल बाद मतलब उस जमाने से 20 साल के बाद पुत्र 3x प्लस 20 का होगा। ये पुत्र है, ये पिता है। ये पुत्र और ये पिता, तो 2 गुना होगा। दस साल पहले पुत्र 20 का था तो पिता 60 का होगा। मतलब आज 10 साल जोड़ दो तो 30
और 70 का होगा। यदि आप बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन में 70 और 30, 10 साल 70 और 30 ले लिया तो 10 साल पहले 3 गुना था और 10 साल के बाद 80 और 40 2 गुना हो जाएगा। तो फादर और सन में भी आप बाय ऑप्शन मेथड ज्यादा प्रेफर करिएगा, लेकिन ये भी कोई बुरा मेथड नहीं और ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अब आते हैं टाइप 3 पर, जो रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नहीं, इक्वेशन में हमने डायरेक्टली 20 कर दिया ना, प्लस और माइनस उसमें होंगे जहां आप 2 इक्वेशन बनाओगे, एक्स और वाई वाला। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मेथड को सीखिए जिसमें एक ही वेरिएबल से उत्तर निकाल देते हैं हम लोग। ये नया मेथड है। अब टाइटल डालिए टाइप 3। लिखना प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशो 5:4। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 ईयर हेंस, 3 वर्ष के पश्चात। 3 ईयर हेंस, 3 वर्ष के पश्चात रेशो ऑफ देयर एज विल बिकम 11:9। 3 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। 11:9 हो जाएगा। व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज? तब आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ध्यान देना। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली एज का अनुपात है, ये ओरिजिनल एज है नहीं, तो ओरिजिनल एज हमने मानी कि 5x और 4x होगी। 3 साल के बाद तो दोनों में 3 वर्ष जुड़ जाएगी एज। दोनों के 3-3 साल एज बढ़ने के बाद ये रेशो 11/9 का हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 45, 27, 44, 33। 45 में से 44 माइनस करिए तो x इज इक्वल टू 6 ईयर। बट ये x आया है तो समीर होगा 5 गुना में 6, 30 साल का, और आनंद होगा 4 गुना में 6, 24 साल का।
यहां भी आपको केवल एक इक्वेशन बनाना होगा। नहीं, बाय ऑप्शन यहां थोड़ा मुश्किल जाएगा। बना तो बाय ऑप्शन में तब भी दूंगा आपको। बाय ऑप्शन अगर आप करना चाहे तो मैं बता दे रहा हूं, पहले इसको लिख लीजिए। नहीं, यही मेथड है, इसमें इकलौता मेथड है। क्योंकि सौरभ, आज से 10 साल बाद तो 10 साल पहले से कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। बाय ऑप्शन अगर आप करना चाहे तो आनंद की 24 साल की एचडी है, तो हम जानते हैं कि अनुपात 5:4 था। तो जब ये 5 का होता है तो ये 4 का, अगर 24 का है मान लिया जाए, तो ये कितने का होगा? तो आपने निकाला कि ये 30 का होगा। अब दोनों में 3-3 जोड़ना का पड़ेगा आपको। दोनों में 3-3 जोड़ो, 11:9 आ रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से बाय ऑप्शन में उल्टा ज्यादा कठिनाई जाएगी। 24 ऑप्शन में दिया होगा ना, एबीसीडी आप 24 ऑप्शन में लेंगे ना कुछ ना कुछ। आप ट्राई करिए। लिखिएगा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुणाल। प्रणव और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रणव एंड कुणाल इज 4:5। प्रणव और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, the ratio of the ages is 7:9। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:9 था। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:9 था। तब इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तब इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु क्या होगी? तो माना कि वर्तमान आयु 4x और 5x थी। 5 साल पहले माइनस कर दिया 7 और 9, 36, 45, 45 में से 35 गए तो x अगर 10 है तो 4 गुना 10 40, 5 गुना 10 50।
हो जाएंगे। आखिरी सवाल, 7:9 दिया है, मतलब हमने अपनी मर्जी से नहीं लाया। एक प्रश्न लिख लीजिए बस आखिरी, दैन करिए। ए पर्सन was asked to state his age in year। एक व्यक्ति से उसकी आयु के विषय में पूछा गया। एक व्यक्ति से उसकी आयु के विषय में पूछा गया। A person was asked to state his age in year। His reply was, एक व्यक्ति से उसके आयु के विषय में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, take my age 3 year hence। मेरे 3 वर्ष बाद की आयु में 3 का गुना करो। take my age 3 year hence। मेरे 3 वर्ष बाद की आयु में 3 का गुना करो। मल्टीप्लाई इट बाय 3। मेरे 3 वर्ष बाद की आयु में 3 का गुना करो। टेक माई एज 3 year hence, मल्टीप्लाई इट बाय 3 and then subtract 3 times my age, and then subtract 3 times my age 3 year ago। और उसमें से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटा दो। और उसमें से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटा दो। and subtract 3 times my age 3 years ago। और उसमें से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटा दो। and you will know how old I am। और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी आयु कितनी है। and you will know how old I am। और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी आयु कितनी है। What was the age of the person। तब उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। माना उसकी वर्तमान आयु x की है तो x में 3 जोड़कर 3 का गुना करो। उसमें से x में से 3 घटाकर 3 साल पुरानी आयु में 3 का गुना और x पता चल जाएगा। तो 3x ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो यह खत्म होता है प्रॉब्लम ऑन एज। बुक की जगह मैं कहूंगा हिंदी मीडियम के लिए जो नोट्स लाए हैं वो ज्यादा बेस्ट है। उसमें सब कुछ है, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा।
अब टाइटल डालिए नंबर सिस्टम। चल जाएगा पुरानी किताब, कोई नया अपडेशन ज्यादा नहीं है, नोट्स अपडेशन है बस। खुशबू बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर में करवाऊंगा, रिलैक्स रहो। इंग्लिश में राइटिंग के लिए दे दी है, जल्दी आएगी। अब मुझे पहले आप लोग ये बताओ कि नंबर सिस्टम में मुझे, मैं जो बता रहा हूं कॉपी वापस निकालो प्लीज। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल करा दिए थे। डिविजिबिलिटी मैं सिलेबस दिखा रहा हूं नंबर सिस्टम का। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रेशनल, इरेशनल, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल की संकल्पना, सम बेसिक ट्रिक्स। बेसिक ट्रिक्स मतलब अंडर रूट वाली। तो अब मैं राइट का निशान लगा रहा हूं। हो गया है, हो गया है, हो गया है। क्लासिफिकेशन बता दिया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर। तो टाइटल डालिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल की संकल्पना। क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं क्लासिफिकेशन के कोई क्वेश्चन नहीं होते। क्लासिफिकेशन मतलब नंबरों के बारे में जानकारी। सौरभ कह रहा है नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया होगा, हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ जीरो तो दूसरा ही कंसेप्ट होगा। रिमाइंडर थ्योरम पर आइए, शेषफल की संकल्पना। टाइटल डालिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में पहले तो हम समझते हैं कि रिमाइंडर किसे कहते हैं। जैसे किसी नंबर को आपने डिवाइड किया, मान लेते हैं कि 28 को मैंने डिवाइड किया 9 से, 3 बार डिवाइड हुआ और 1 बच गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको कहा जाता है शेषफल, रिमाइंडर। रिमाइंडर का लॉजिक ये होता है कि अगर उस एक्स्ट्रा चीज रिमाइंडर को हटा दे हम डिविडेंड में से, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो उससे छोटा होगा और परफेक्टली डिवाइड होगा। रिमाइंडर तो सभी को पता है ना कि एक्स्ट्रा जो भी होता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो लिखिए रिमाइंडर थ्योरम में पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट 1 लिखेंगे। इन द रिमाइंडर क्वेश्चन, शेषफल के प्रश्नों में, मतलब जहां शेषफल पूछा जाए उन प्रश्नों में, इन रिमाइंडर क्वेश्चन, शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। इन द रिमाइंडर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अलाउड। शेषफल के प्रश्नों में
सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। अब जरा समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उपेंद्र, वो तुम्हारी मर्जी है कि आप लेना चाह रहे, जैसे आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं प्रॉपर, तो मेनली उन लोगों के लिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। मतलब इधर ध्यान देना, बस तो सही पे 270 बटे में 20। ठीक है, इधर ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल सेम जो पढ़ा है वही नोट्स है, वो बाकी कुछ नया नहीं है उसमें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो पढ़ा है वही है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग प्लीज। तो जैसे कई लोग क्या करेंगे कि जब सरलीकरण पूछूंगा तो कहेंगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 2 से 1 बार कट गया, 3 बार कट गया, 1 बच गया शेषफल। तो हम कहेंगे कि ये उत्तर गलत है। आपको सरलीकरण नहीं करना है। 20 से 1 बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ, और सरलीकरण आएगा, रिमाइंडर आएगा 10। अगर रिमाइंडर निकाल रहे सौम्य, हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम शेषफल निकाल रहे हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो जो रिमाइंडर आपका आया था, जितने से आपने सिंप्लीफिकेशन किया था, उतने का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये जो सरलीकरण, मतलब इसको काटने की बात आती है, इसको कहते हैं सरलीकरण। कैसे कैसे डाउट है आप लोगों के, फाइनली कमेंट्स ब्लॉक ही करने पड़ते ना, तो आपका कंसेप्ट की वाट लगा देते आप। सरलीकरण की अनुमति का मतलब होता है, जैसे मान लो 50 बटे में 20। अब किसी ने सॉल्व किया और कहा कि सर 5 बटे 2, 2 से 2 बार डिवाइड और 1 रिमाइंडर आया, तो हम कहेंगे कि गलत है। अगर आपने उसको 10 से कैंसिल किया था, तो रिमाइंडर फिर आपको ओरिजिनल रिमाइंडर के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहला कंसेप्ट ये कहता है कि सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अलाउड, सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। सिंप्लीफिकेशन अलाउ नहीं होता है। साठ बटे में 50, तो आप 1 बार डिवाइड होगा और 10 रिमाइंडर आ जाएगा। और ये प्रॉपर लिखना थोड़ा सा, नहीं तो कई बार बच्चे मेरे पास बाद में 2 महीने बाद आते, सर 60 बटे 50 10 कैसे आया, मेरे पिताजी ने पूछा मुझसे, तो मैं ही समझ नहीं पाया बोले। और फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसे मास्टर के पास पढ़ रहे हो जो 60 बटे 50 10 पढ़ा रहा है, 50 बटे 20 1 पढ़ा रहा है। तो लिखना प्रॉपर शेषफल, शेषफल। नहीं तो 2 महीने के बाद आप मुझे श्रद्धांजलि देकर सब कुछ मुझी पर डाल दोगे। जिससे आप उसको काट रहे हो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओरिजिनल रिमाइंडर के लिए। बताना
100 by 35, what is the value of remainder? शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब आप 30 रिमाइंडर लिखेंगे शेषफल। $500 by 200, क्या पहला कंसेप्ट क्लियर है? आईएस शक्ति नाम की लाली कह रही कि सर इसको 20/7 लिखे तो रिमाइंडर तो 6 आ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? 6 क्यों नहीं लिख सकते रिमाइंडर हम? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अलाउ नहीं है। आपने 5 से कट किया था इसको, तो लास्ट में रिमाइंडर जो आया उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो भी चल जाएगा। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम में दूसरा कंसेप्ट, इन द रिमाइंडर क्वेश्चन यदि शेषफल के प्रश्नों में, इन द रिमाइंडर क्वेश्चन यदि शेषफल के प्रश्नों में यदि शेषफल के प्रश्नों में अंश का मान हर से कम है, इन द रिमाइंडर क्वेश्चन इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यदि अंश का मान हर से कम है अंश का मान हर से कम है तो शेषफल अंश के बराबर होगा, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, तो शेषफल अंश के बराबर होगा तो अंश हर के, तो रिमाइंडर अंश के बराबर होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि शेषफल के प्रश्नों में अंश का मान हर से छोटा है तो शेषफल अंश के बराबर होगा। इन द रिमाइंडर क्वेश्चन इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि 4/5 है तो ऊपर की वैल्यू जब छोटी है तो डिवाइड ही नहीं हुआ, डिवाइड ही नहीं हुआ तो कुछ मत करिए, सीधा बोल दीजिए कि 4 रिमाइंडर आया। 10/20 है तो सीधा बोल दीजिए कि रिमाइंडर 10 आया। 700/1000 है तो सीधा बता दीजिए कि रिमाइंडर 700 आ गया। ऊपर की वैल्यू छोटी है, जब डिवाइड ही नहीं हुई तो रिमाइंडर डायरेक्टली उसके बराबर होगा। ये बढ़िया सवाल बनता है ऐसे।
10,000 डिवाइड बाय 20,000। हो जाएंगे अब ऐसे प्रश्न आप लोगों से। अभी दिखाता हूं मैं, यूपीएससी के सवाल भी दिखाऊंगा, क्यों घबरा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से? तीसरा प्रश्न, सौरभ मैंने पहले में कहीं मल्टीप्लाई किया नहीं है, मैं बता रहा था कि यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो जिससे सिंप्लीफाई करोगे उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करना। अगर सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करो ही नहीं। तीसरा कंसेप्ट, अंशुल, बताओ क्या जवाब दूं अंशुल को मैं? अंशुल कह रहा है ये 0.8 आ रहा है। क्या बताऊं मैं? बताओ मुझे। मैंने बार बार कहा कि रिमाइंडर निकाल रहे हम, शेष फल निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्व नहीं कर रहे। मतलब इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं कि मुझे खुद टेंशन लग रहा है कि इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ रही। 0.8 भागफल है, भागफल क्वोशंट है, और मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं। रिमाइंडर बार बार कह रहा हूं मैं, रिमाइंडर इसलिए लिखते चलो, नहीं तो 2 महीने के बाद पिताजी पूछ रहे 4/5 बराबर 4, मास्टर बताओ पहले कौन था? क्योंकि वो तो कहेंगे कि मेरा लाल और लाली तो बड़ा इंटेलिजेंट है, मास्टर ही बदमाश होगा, नहीं तो मेरा लाल तो गलती कर ही नहीं सकता था। तो लिख देना बकायदा, शेष फल तीसरा कंसेप्ट, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। रिमाइंडर नेवर बी ए नेगेटिव वैल्यू। शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ऑब्वियसली आपके पास 12 आम थे, 10 खा लिए, तो शेषफल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे या तो 2 आम बचे या नहीं बचे, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास -2 आम बचे, हो ही नहीं सकता है। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर अगर कोई प्रश्न पूछे -50 by 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, तब शेष फल का मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है। मैं गलत उत्तर लगाऊंगा क्योंकि मैं जान सकूं कि मेरी बात ध्यान से कौन नहीं सुन रहा। बस दीक्षा और अंजू की खोज में था मैं, बट बहुत से लोग मिल गए मुझे। अभिनव, हुसैन, शक्ति, साहेब, मतलब हिमांशी, प्रिंस, शिवम, आरती, मतलब क्या कहूं मैं इनके बारे में।
जब गंदे लाल लालियों मैं बोल रहा हूं कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब आप कहेंगे सर कुछ भी हो आपने लिखवा दिया है तो ये उत्तर तो नहीं होगा। मैं जब लिखवा रहा हूं कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता तो यहां निगेटिव होगा ही नहीं। नेवर लिखा मैंने, नेवर, शेषफल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। अब जरा ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू ही निगेटिव है तो 11 4 44 शेषफल -6 आया होगा। और आप जानते हैं कि निगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें से उस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करके उत्तर बताएंगे और इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल 5 आएगा। अगर रिमाइंडर निगेटिव आ जाता है तो उस निगेटिव वैल्यू को आपको घटाना पड़ेगा डिवाइड करने वाले से, तब जाकर ओरिजिनल रिमाइंडर आप निकाल पाएंगे। जैसे मैं एक और ट्राई करके दिखा रहा हूं, -40/11 या 9, 4 से 9 से 4 बार डिवाइड हुआ, बच गया -4, लेकिन उत्तर आएगा 9 - 4 5। और कंसेप्चुअली मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कि 5 ही सही होगा, वो भी प्रूफ किया जा सकता है। -50/11, आपने कहा शेषफल आया 5। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर रिमाइंडर को घटाया जाए ओरिजिनल में से तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो छोटा होगा और पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो चेक करो, -50 से -55 छोटा भी है और डिवाइड भी होगा। बताओ भला, -100 डिवाइड बाय 90, -100 डिवाइड बाय 90, रिमाइंडर कितना होगा? बढ़िया। तो 90 से एक बार डिवाइड किया, -10 आया, पर 10 नहीं 80। शेषफल रिमाइंडर एक और सवाल, -400/500, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल आंसर है ये, और ना पता हो तो उत्तर आ ही नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ऊपर की वैल्यू छोटी है, एज इट इज रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम रिमाइंडर निगेटिव नहीं ले सकते। जिन लोगों का मैथ्स वीक है, जैसे सौरभ का मैथ्स वीक है, वो क्यों इधर उधर के चला जाता है कि सर कैसे प्रूफ होगा? क्यों प्रूफ कर रहे हो भाई? सीख लो ना, सीख लो बस। सिलेक्शन के बाद प्रूफ कर लेना, उत्तर निकालने पर फोकस करो।
चौथा कंसेप्ट रिमाइंडर में, चौथा कंसेप्ट। अब मान लो कि रिमाइंडर में कोई ऐसा सवाल आ जाए 71, 72, 73 डिवाइड बाय 11 और फिर पूछा जाए कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, तो आप लोग क्या करते, आप लोग पहले इनका मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर लिखते, फिर डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर निकालते। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअल 11 से 66 बच गया 5, 11 से 6 66 बच गया 6, 11 से 66 बच गया 7। हर एक का अपना अपना रिमाइंडर निकालेंगे, अपना अपना। अब देखेंगे कि 5 6 30, 7 11 से और डिवाइड करो, अभी भी उत्तर नहीं आ रहा है। 11 से छोटा ही उत्तर आएगा, 11 से 2 बार 22 बच गया 8, 56 बटे में 11, 8 गुना में 7, 56 बटे में 11। पता चला कि शेष फल 1 आएगा। आप उसे तब तक इंडिविजुअल डिवाइड करते चलो जब तक कि आपको उससे छोटा वैल्यू नहीं मिल जाता। मैं पुनः बता दे रहा हूं, घबराओ नहीं, अभी एक और सवाल बता रहा हूं। 46, 47, 48, 49, 50 डिवाइड बाय 9। तो इंडिविजुअल 9 5 45, 1 45 2, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर। तो यह आया 1 गुना 2 गुना 3 6 गुना 4 24, 120 बटे 9। चाहो तो ऐसे कर लो, फिर से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, 9 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा। तो 9 से 1 बार, 9 से 3 बार, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। वन टू थ्री फोर रिमाइंडर थे, फिर उसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइड करने वाले से छोटा होगा। नहीं, हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, हमने ये रिमाइंडर निकाला, हर एक का अपना अपना रिमाइंडर निकाला, हर एक का अपना अपना। फाइनल रिमाइंडर 3 आया, 3 शेषफल है। आप बताओ 78, 79, 80, 81 डिवाइड बाय 11 कितना शेषफल होगा? तो आप कहेंगे कि सर 11 7 77, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 24 बटे 11 रिमाइंडर आ जाएगा 2। एक लाल ने कहा कि सर अगर लगातार ऐसा आ जाए, लगातार आ जाए
फिर तो घटिया सवाल है, क्योंकि 11 तो कहीं ना कहीं आएगा। 11 से 11 कट गया तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो तब आता है जब डिवाइड ना हो। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो फिर शेषफल क्यों आएगा? अगर पूरा डिवाइड हो गया तो शेषफल क्यों आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि क्रम से आएगा, ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं। कुछ भी हो, 81, 94, 31, 534 डिवाइड बाय 13, कुछ भी आ सकता है। तो आपको रिमाइंडर निकालना है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर आप निकालेंगे पहले। पिछले 2022 के पेपर में यही सवाल आया था। 91, 92, 93, 94, 95, 96 और ऐसा कुछ नंबर दिया था, 1261 ऐसा कुछ था। तो 97 से पूरा डिवाइड होता है। जब पूरा डिवाइड हो ही गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्यों आएगा? जब रिमाइंडर तो तभी आता है ना जब डिवाइड ना हो। ये 2022 का सवाल था। शेष फल बताए। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है। 3 यहां बचेगा, 4 यहां बचेगा, 5 यहां बचेगा, 6 यहां बचेगा, यहां तो पूरा ही कट गया। जब पूरा ही कट गया तो शेषफल किस बात? शेषफल तो तभी बनता है जब डिवाइड ना हो। तो चौथा कंसेप्ट क्लियर है। अब एक कठिन कंसेप्ट बता रहा हूं, कठिन कंसेप्ट। a+1 की पावर n डिवाइड बाय a, then remainder is always equal to 1. यदि a+1 की पावर n को a से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तेरह से डिवाइड करो, 13 3 39, बच गया 12, 124, 13 नाम 117, बच गया 7, तो 7 आ जाएगा। ऐसे इतना पीछे क्यों चलते हो? कंसेप्ट लिखो पहले। ये कंसेप्ट है कि अगर अगर देखो नीचे की तुलना में ऊपर की वैल्यू एक ज्यादा है तो उसकी कितनी भी पावर हो रिमाइंडर 1 ही आएगा। जैसे देख लो, 4 की पावर 3711 डिवाइड बाय 3, तो भाई आप कितनी भी पावर रख लो रिमाइंडर तो एक ही आएगा। चेक कर लो। तो
4 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। 16 4 की पावर 2 होती है तो रिमाइंडर 1 आएगा। 64 4 की पावर 3 होती है, रिमाइंडर 1 ही आएगा। 4 की कितनी भी पावर ले लो, देखो कैसे प्रूव करके दिखा रहा हूं। अभी मैंने आपको सिखाया ये इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा सबका। और 1 इंटू 1 रिमाइंडर 1 ही आएगा। नीचे की तुलना में ऊपर की वैल्यू अगर एक ज्यादा है, नीचे के कंपैरिजन में ऊपर की वैल्यू अगर एक ज्यादा है तो रिमाइंडर हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। अब इस पे सवाल देखो, ज्यादा आया तो अभी हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले इसको तो सीख लो। मुझे पता है कि आपको डर होगा ज्यादा आ गया तो क्या होगा, पर पहले इसको सीख लेते हैं, फिर ज्यादा वाला भी दिखा दूंगा मैं। अब जरा ध्यान से सीखते चलना, सभी सवालों पर ज्यादा गौर करो, कमेंट्स मत करो प्लीज, सुनते चलो। बहुत सी अद्भुत चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो यहां मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी, सर रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि ट्रिक्स पर बेस्ड है। अब सवाल है ये, तो याद रखना मुझे अभी तक तो इतना ही पता है कि अगर नीचे 15 है तो ऊपर अगर 16 होता तो मैं उत्तर बता सकता था, और अगर ऊपर 16 नहीं है तो मैं 16 लाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताओ 16 कैसे आ सकता है यहां पर, क्या 16 आ सकता है? तो आपने कहा जी सर 4 का स्क्वायर करने पर 16। तो यदि 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो इसको आधा कर दो, तो ये 4 की पावर का स्क्वायर की पावर का 12। क्यों? क्योंकि x की पावर n उसकी होल पावर n, x की पावर n गुना में n ही होता है, तो 2 गुना 12 वापिस 24 आ जाएगा। अब मैंने उसको लिखा 16 की पावर 12 बटे 15, और अब मैं बता सकता हूं कि उत्तर 1 आएगा। अब मैं उत्तर निकाल सकता हूं कि 1 आएगा। मतलब मैं किसी भी प्रश्न को इस लॉजिक में कन्वर्ट करूंगा तभी उत्तर निकाल पाऊंगा। जैसे अगला सवाल देखना, अब ध्यान से देखना जरा अगला सवाल। मेरे पास इस सवाल में नीचे 7 है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर क्या होना चाहिए। नीचे 7 है तो ऊपर क्या होना चाहिए? 8। 2 की पावर 3 अगर मैं कर दूं तो 8 आ जाएगा। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8/7। 8 की पावर 9/7, रिमाइंडर फिर से आ जाएगा 1।
लेकिन जीवन इतना भी सरल नहीं है। आइए जरा देखते हैं जीवन में दुख लाने वाली चीजें। अब जरा इस पर गौर करेंगे सभी लोग। ये है नीचे 15, ऊपर है 4 की पावर 29। तो मेरे दिमाग में यही कंसेप्ट है कि नीचे 15 है तो ऊपर क्या आना चाहिए। अब मैंने कहा भाई कि 4 की पावर में 16 आएगा, लेकिन क्या 4 की पावर 2 करने पर ये आधा हो पा रहा है? क्या ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या ये 2 से बट डिवाइड मतलब कट पा रहा है? तो नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर मैंने एक और दिमाग लगाया। अगर 4 की पावर 29 में से एक पावर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? 4 की पावर 28। भाई एक निकाल दी तो 28 पावर हो गई। अब तो डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड किया तो 14 आ गया। और अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 गुना में 16 की पावर 14। अब मैंने इंडिविजुअल डिवाइड किया, जैसे इंडिविजुअल डिवाइड करने का नियम था। यहां रिमाइंडर 4, यहां रिमाइंडर 1, फाइनली रिमाइंडर आया 4। यहां रिमाइंडर 1 नहीं 4 आएगा। अगला सवाल अभी मैं हल कर रहा हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी। यह आइडिया कैसे लगेगा? सौरभ कह रहा है, यह आइडिया कैसे लगेगा? ये लगा नहीं कि नीचे 15 है तो ऊपर 16 आना चाहिए, 16 आने के लिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो आइडिया लग गया कि उसे कहां तक डिवाइड करना था। 2 की पावर 29 बटे में 7, नीचे 7 है, ऊपर क्या लाना चाहता हूं मैं? 8। 8 लाने के लिए 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मैंने उसमें से 2 पावर निकाल दी और 2 की पावर 27 लिख दी, क्योंकि अब मैं उसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 4 गुना में 2 की पावर 2 मतलब 4, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 9। 4 गुना में 8 की पावर 9। अब मैं इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर आ जाएगा 4। देखो थोड़ा कठिन कंसेप्ट है, नो डाउट। जिन लोगों का वीक है मैं कहूंगा स्किप करे वो, क्योंकि रियल में आपका दिमाग मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए अब इस तरीके के प्रश्नों में। वंदना साहू, वंदना साहू कोई है? क्लास में?
तो लाली पढ़ाई पर ध्यान दो ना। तुम अभी व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज कर रही हो 10:36 पर। इधर मैं खतरनाक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, उधर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है। इतनी ही सलाहकार बनना है तो फिर तैयारी मत करो, क्लास खोल लो आप। ये लाली का देखो, मतलब अभी क्लास ही चल रहा है, 10:36 पे लाली मैसेज कर रही है ग्रुप में। मतलब मास्टर परेशान है कि कैसे समझाऊं, इतना कठिन कंसेप्ट है। तो फिर ये मैसेज किसने किया है? मतलब इधर आप देख पा रहे हैं, ये कंसेप्ट नहीं, भयानक कंसेप्ट है कि जहां चीजें मैं टेंशन में आ जाता हूं कि भाई यहां बच्चे को समझ में आ पाएगा कि नहीं, मेरा दिमाग चल रहा है, क्या उसका दिमाग चल पाएगा कि कैसे निकालने हैं, कितने बाहर निकालने हैं। ये जहां पर ऑड पावर नहीं, जहां वो डिवाइड नहीं हो पाएगा वहां हमें करना होगा। यहां 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये 2 की पावर 3 करना था, इसलिए 3 से डिवाइड, क्योंकि 8 लाना था मुझे। एक ट्राई करके देखिए भला कितने लोग सच में समझ पाए हैं। रिमाइंडर बताना है आपको। बढ़िया। तो पहले में तो आएगा ऑब्वियसली 5 बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम 5 का स्क्वायर कर सके और 15 लिख सके, क्योंकि 30 रहेगा तो आधा कर सकेंगे। 5 गुना 25/24, रिमाइंडर 1 इंटू 5 मतलब 5। 6 की पावर 22। क्यों एक 6 निकाल रहा हूं? क्योंकि उसे 2 से डिवाइड करना है। पर अभी इसका सबसे भयानक कंसेप्ट कल वाला है। कल हम देखेंगे, इसी में 1 और 2 कंसेप्ट अभी बचे हैं। कल मतलब मंडे के दिन, मंडे उम्मीद है कि पूरी तरह से चीजें हो जाएगी। इसको थोड़ा दोहरा देना बार बार। डाउट हम मंडे के दिन ही ले लेंगे, अब मंडे के दिन ही डाउट लेंगे। मैं टेलीग्राम पर सारा अपडेशन डलवा दूंगा, पूरी शीट्स में अपडेट खुद भी कर रहा हूं। बाय।